हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ आवर। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का सारा सॉल्यूशन करेंगे, सारा क्वेश्चन का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है इन ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, और ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, डिटरमाइन, ये सारा चीज़ें डिटरमाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है मेरा ए बी, जहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये मेरा 90 डिग्री है। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है राइट एंगल एट बी, यानी कि जो राइट एंगल है वो बी हो जाएगा। इसको बी ले लेते हैं और बचा ए और सी। तो ए और सी को कहीं भी लिख सकते हैं। ए को यहाँ लिख देते हैं, तो सी के यहाँ, अगर हम सी ए यहाँ लिखेंगे तो सी यहाँ लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी को कहीं भी लिख सकते हैं। ओके, अब दिया हुआ है क्या क्या, तो ए बी दिया हुआ है 24, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अब फाइंड हमको करना है साइन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका जो तीनों पैरामीटर है वो निकाल लेंगे, जैसे ए बी हो गया और बी सी हो गया। तो हम ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो सबसे लंबी भुजा होती है, जो सबसे लंबी भुजा भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं ऑलवेज। जो सबसे लंबी भुजा होती है वो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी 576, और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। ये क्या आया, ये आया ए सी का स्क्वायर, यानी कि जो मेरा ए सी है उसका स्क्वायर आया। तो अगर हम ए सी निकालना हो तो इधर रूट जाएगा, वैसे तो रूट के साथ प्लस माइनस दोनों आता है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 25, 25 का स्क्वायर होता है ना 225, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। तो देखो यहाँ पे निगेटिव, जब भी डिस्टेंस किसी का लेते हैं तो वो निगेटिव तो हो नहीं सकता। जैसे कि अगर हम कहीं पे मान नापेंगे तो पॉजिटिव ही जाएगा ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, वो तो ऐसा नहीं हुई -1 मीटर, क्योंकि निगेटिव तो डिस्टेंस हो नहीं सकता, इसीलिए हम निगेटिव नहीं लेते। इसीलिए मेरा जो आंसर आएगा ए सी आएगा, वो आ जाएगा 25। तो यानी इसका जो साइज हो गया वो हो गया 25। ओके, अब देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए का वैल्यू निकालना है। हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए, तो देखो अगर हमको एक बात होता है कि अगर हमको ए एंगल के लिए निकालना है, तो ए एंगल के लिए हम सबसे पहले इसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस कौन कौन होगा ये चिन्हना होता है। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है। ओके, जो कर्ण होता है, वो जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होता है। ओके, तो ये जो सबसे लंबी भुजा ए सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंबा। सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, जो परपेंडिकुलर या जो 90 डिग्री का जो जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा वो होगा सबसे लंबी भुजा। ओके, ये हो जाएगा मेरा जो सबसे लंबी भुजा होगी वो हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस, यानी कि उसको अगर हिंदी में करें तो कर्ण। और बाकी जो, जैसे हम सपोज करो हमको ये ए एंगल के लिए निकालना, तो ए एंगल के जो अपोजिट होगा ना वो हो जाएगा लंब, यानी परपेंडिकुलर, पी उसको लिख देते हैं, और ये लंब। और जो उस एंगल के साथ जो साइड रहेगा, जो लंबी वाले साइड को छोड़कर, तो वो हो जाएगा मेरा बेस, यानी कि आधार। समझ रहे हो ना, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, जो उसके जिस भी एंगल के लिए हमको निकालना होता है उसके अपोजिट वाले जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि पी लंब हो जाएगा, ये बी सी लंब हो जाएगा ए के लिए, और ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो एंगल के साथ लगा हुआ साइड रहेगा हाइपोटेनस के अलावा वो हो जाएगा आधार। तो अगर हमको साइन ए लेना है, तो साइन साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, यही होता है ना। तो देखो अब हम साइन ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ए के लिए लंब, ए का अपोजिट वाला, ए एंगल के अपोजिट वाला साइड, तो यानी कि कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, डी 7 है।
तो 7 और डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, इस हाइपोटेनस में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, यानी 25, यानी कि जो मेरा साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7/25। अब उसी उसी तरह हमको निकालना है कॉस से। तो कॉस से निकालने के लिए फिर वही करेंगे, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा कितना, बेस जो साइड जो एंगल के साथ लगा हुआ साइड रहेगा वो, तो यानी कि 24 डिवाइड बाई 25 मेरा निकल गया। अब उसी तरह से हमको साइन सी निकालना है, साइन सी। अब देखो, अब एक्चुअली में क्या है कि साइन सी निकालना है, ओके। अब देखो इस सी एंगल मेरा ये हो गया ना, तो अब हमको इसके लिए परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना एंगल, ये वाला साइड हो जाएगा सी के अपोजिट वाले साइड, यानी परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, जो लगा हुआ साइड रहेगा वो बी सी हो जाएगा बेस। तो जब परपेंडिकुलर हो जाएगा 24, तो यानी साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस हो जाएगा 25। उसी तरह से कॉस सी निकालेंगे, तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस मेरा हो जाएगा, बेस मतलब आधार, आधार हो जाएगा, देखो जो सी के साथ जो लगा हुआ साइड रहेगा, तो ये एक हाइपोटेनस लगेगा, तो हाइपोटेनस तो लेना नहीं क्योंकि ये सबसे लंबा, ये तो हाइपोटेनस होता ही है, और उसके साथ जो लगा हुआ साइड रहेगा वो हो जाएगा मेरे लिए आधार, तो यानी कि बी सी मेरा क्या हो जाएगा, बी सी मेरा आधार हो जाएगा। जैसे अगर इस यहाँ पर लिख दे तो बी सी आधार हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, तो बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7, हाइपोटेनस 25, यानी कि मेरा आंसर हो गया, ओके। देखो साइन ए निकल गया, साइन सी निकल गया, कॉस ए निकल गया, कॉस सी निकल गया। बस इसमें ध्यान रखना होता है कि इसमें जो बेस किसको लेना है और परपेंडिकुलर किसको लेना है। तो बेस वही होता है जिस भी एंगल के क्रॉस हमको निकालना है, जैसे हमको ए एंगल के लिए साइन ए निकालना था, तो ए एंगल के क्रॉस निकालना था, तो उस एंगल के अपोजिट वाले जो साइड रहेगा, जैसे ये एंगल है तो ये इसका अपोजिट साइड ये हुआ ना, तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमेशा अपोजिट जो एंगल के अपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन अ फिगर tan p माइनस कॉट r हमको निकालना है, ओके। तो सबसे पहले तो हमको ये एंगल साइड नहीं पता है, तो हम ये साइड निकाल लेंगे, ओके। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है ना, एक ट्रिपलेट होता है, कुछ फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट होता है, उसको याद कर लेना। जैसे अभी हम एक पिछला पेज में हम क्या देखे थे कि जैसे 24 था और 7 था, तो इसका 25 आया, ये 24, 7 और 25 एक ट्रिपलेट है, ओके। अगर ये याद रखोगे तो ये सब कैलकुलेशन करने से भी बच जाओगे। जैसे उसी तरह से 12, 13 और 5 भी एक ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, जैसे देखो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये मेरा ये कोई एक साइड हो गया, और एक ये लंबी साइड, ये दोनों छोटी साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हमको निकालना है क्यू आर, तो हमको पता है कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ओके। जैसे देखो ये लंबी भुजा दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो लंबी भुजा दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमको निकालना है क्यू आर। तो हम क्यू आर को इधर ले आते हैं, क्यू आर का स्क्वायर इसको इस तरफ ले आए, देखो हम इसको इस तरफ ले आए हैं और इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, इक्वल टू इधर क्या बचा था पी क्यू स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, सॉरी 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 उल्टा कर दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो देखो हमको क्यू आर का स्क्वायर लाना है, तो इसको हम इधर ही छोड़ देते हैं और इसको हम इधर ले आते हैं, ओके। तो यहाँ पे बचा, इधर बचा पी आर का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो ये माइनस होगा ना, माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू हमको निकालना है, तो पी आर का दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का होता है 144, तो यहाँ पे निकल जाएगा 25, यानी कि 25, यानी कि ये मेरा क्या निकल गया क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर क्या निकलेगा, क्यू आर निकलेगा रूट अंडर 25। तब भी इधर से स्क्वायर से इधर उठ जाते हैं तो इधर एक प्लस माइनस का सिंबल ऑटोमेटिकली आता है। क्यों आता है, क्योंकि जैसे अगर हम इसको प्लस से भी करेंगे स्क्वायर करेंगे तो मेरा उतना ही आएगा, और माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो भी मेरा उतना ही आएगा, इसीलिए ऐसा लिया जाता। तो डिस्टेंस तो कभी ऐसी होगा नहीं, इसका
इक्वल करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो इसीलिए मेरा जो क्यू आर आया वो मेरा 5 आ गया। ओके, अब निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो देखो tan p हमको निकालना है। tan p क्या होता है? tan बराबर फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा मेरा, देखो हमको एंगल सबसे पहले देखना, एंगल है P, यानी कि मेरा ये हो जाएगा P। अब इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो उसका अपोजिट वाला हो जाएगा, यानी कि ये जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो साइड होगा वो बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम होता है ट्रायंगल में। तो ये जो बेस है वो जो एंगल के साथ लगा हुआ साइड ये है, तो ये हो जाएगा मेरा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर क्योंकि ये अपोजिट है। तो तो देखो ये मेरा निकल गया था 5। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा? tan p हो जाएगा 5, परपेंडिकुलर 5, बेस 13, 5/13। और उसी तरह से कॉट आर, देखो कॉट आर क्या हो जाएगा? कॉट यानी इस एंगल के लिए लेना है ना, कॉट आर का फॉर्मूला होता है बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट ये है, और बेस तो ये लगा हुआ वाला हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसके लिए बेस। तो यहाँ पे क्यू आर बेस क्या है? क्यू आर यानी कि 5, सॉरी आधार यहाँ पे 12 है ना, आधार 12। तो इसी तरह से 5, और यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, यानी कि 5/12। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे tan p माइनस कॉट, और tan p का वैल्यू हम निकाल लें 5/12 माइनस 5/12। यहाँ कितना आ गया? 0 आ गया। ओके, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 0। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए बराबर इतना, कैलकुलेट द कॉस ए एंड tan ए। ओके, तो देखो साइन ए का फॉर्मूला होता है क्या? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिक 3 डिवाइड बाई 4, यानी कि ऊपर ऊपर के अगर कंपैरिजन करें तो मेरा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 4। यानी कि इस साइन ए जो ये मेरा इक्वेशन दिया, अब इससे हमको ये पता चला कि मेरा परपेंडिकुलर कितना होगा? 3, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 4। तो जैसे देखो अगर हम मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ट्रिगोमेट्री जो भी फॉर्म होता है ना वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्म होता है। ओके, जब भी ट्रिगोमेट्री का बात होगा तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात होगा। तो ये मेरा हो गया। अब देखो अगर मान लेते हैं कि ये मेरा एंगल ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, क्योंकि ए के क्रॉस दिया है, ए के क्रॉस दिया है ना, तो ए का जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी कि मेरा जो 3 का वैल्यू होगा वो इसका वैल्यू हो जाएगा, और जो हाइपोटेनस है वो 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा। अब हमको निकालना है ये, तो उसी तरह से सेम ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो बड़ी वाली भुजा होगा उसका स्क्वायर में से ये वाली भुजा को माइनस कर देंगे। पिछले इक्वेशन में हम पिछले ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बच गया 7। तो अब ए भी निकालना, तो ए भी बराबर क्या हो जाएगा? √7। देखो निगेटिव नहीं लेते हैं क्योंकि निगेटिव डिस्टेंस होता ही नहीं है, ऐसे तो मतलब लिखना तो चाहिए इसी तरह से प्लस माइनस, लेकिन तो हम प्लस √7। तो मेरा जो इसका वैल्यू आ गया वो आ गया √7। अब हमको क्या? कॉस ए और tan ए निकालना है। ओके, तो देखो कॉस ए का फार्मूला हो जाता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा मेरा, देखो ए के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? ये ए बी बेस होगा ना, क्योंकि ए के साथ जो लगा हुआ साइड होता है वो बेस होता है, और जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो बेस है वो हो जाएगा √7। तो हम लिख देते हैं √7। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। ओके, अब इतना इंग्लिश तो समझ में आना चाहिए अगर कोई लड़का 10th में है तो। ऐसे तो हम तो कहते हैं कि जो अगर 10th में हिंदी से भी पढ़ रहा है उसको मैथ इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ जो ऐसा टर्म होता है ना वो इंग्लिश में आसान लगता है, और अथी में ही हिंदी में ही टफ लगता है सुनने में। तो ये हो जाएगा √7, और हाइपोटेनस हो जाएगा 4 हो गया। उसी तरह से tan ए,
tan A हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, देखो A के लिए परपेंडिकुलर 3, बेस हो जाएगा 7, ये हो जाएगा मेरा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। tan A भी निकल, cos A भी निकल गया और tan A भी निकल गया। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिव इन cot A बराबर 8, फाइंड sin A एंड sec। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। जैसे देखो cot A दिया हुआ है 15, cot A इक्वल टू 8। अब देखो अगर हम cot A लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 8 डिवाइड बाई 15 लिख सकते हैं ना, ये आएगा नीचे तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अब मेरे पास cot A का फॉर्मूला होता है, cot A का फॉर्मूला होता है वो होता है 20 डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो और ये मेरा दिया हुआ है 8/15। अब ऊपर वाले के साथ कंपेरिजन कर लेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कंपेरिजन कर लेंगे। इससे हमको निकला कि बेस जो मेरा होगा वो होगा 8 और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा मेरा 15। ओके, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें, देखो तो एंगल ए के लिए दिया गया है ना सब कुछ, तो एंगल ए इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये देखो परपेंडिकुलर पहचान जाओगे तो हाइपोटेनस तो जो सबसे लंबी भुजा होती है वो होगा, परपेंडिकुलर जो उसका अपोजिट हो जाएगा तो जो बचा एक वो बेस हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15 और बेस दिया हुआ है 8। तो अगर हमको ये निकालना है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमको फार्मूला पता है, ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी मेरे पास दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 88 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5 225। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 9 1 2 8 289, ये 17 का स्क्वायर होता है। ए सी हो गया। अब ए सी निकालना हो तो रूट अंडर 289 प्लस माइनस तो होगा नहीं, इसलिए प्लस प्लस 17 प्लस 17 मेरा क्या निकल गया, ए सी निकल गया, यानी कि ए सी मेरा हो जाएगा 17। देखो ये भी एक ट्रिपलेट फॉर्म होगा ना, 8 15 और 17 का। तो इस तरह से कुछ कुछ ट्रिपलेट होता है जो कि मतलब बेसिक ट्रिपलेट होता है, उसको याद कर लेंगे, इससे आसान हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव देखो आजकल ऑब्जेक्टिव आ रहा है 50%, इसमें ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हमको निकालना है साइन ए, तो साइन ए का फार्मूला हमको पता है कि परपेंडिकुलर भाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास है ए के लिए परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस तो सेम रहता है यानी कि 17, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। उसी तरह निकालना है सेक ए हमको पता है कि हो जाएगा हाइपोटेनस बटा बेस, यही होता है ना, कॉस का अपोजिट कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई बेस इक्वल टू, अब हाइपोटेनस दिया हुआ है 17, बेस दिया हुआ है मेरे पास, ए के लिए बेस हो जाएगा 8, ये मेरा निकल गया। ओके, बहुत आसान है, इसमें सिर्फ पहचानना होता है और साइड निकालना होता है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पहचान जाएगा, बाकी तो फार्मूला है साइन ए कॉस ए का, ये तो मतलब बहुत बेसिक फार्मूला है, बहुत ही आसान। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव इन सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13 12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमको ऑल मतलब सारा निकालना है। ओके, सबसे पहले हमको ये दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12। अब सेक थीटा का फार्मूला होता है, अभी हम इसके प्रीवियस वीडियो में देखे थे, तो सेक होता है हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो मेरा हाइपोटेनस आ जाएगा 13 और मेरा जो बेस आ जाएगा वो हो जाएगा 12। और अगर हम इसको एक ट्रायंगल फॉर्म करें तो ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। अब दिया हुआ थीटा के क्रॉस, तो हम मान लेते हैं ये एंगल, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, इसको नोटेशन दे देते हैं ए बी और सी। अब हमको थीटा दिया हुआ है तो
इसके लिए अगर हमको हाइपोटेनस 13 हो जाएगा तो हाइपोटेनस तो इसके लिए तो हाइपोटेनस तो सबसे लंबी भुजा होगी वो हो जाएगा सेम। और बेस तो बेस जो एंगल के लगा हुआ जो साइड होता है हाइपोटेनस के अलावा हो जाता है बेस, तो ये मेरा हो जाएगा 12। और अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। अगर नहीं याद है तो आप फार्मूला से निकालिए, तो BC बराबर हो जाएगा सबसे लंबी भुजा यानी कि AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25। और अगर हम BC निकालें तो हो जाएगा रूट अंडर 25 और भी प्लस माइनस, तो माइनस तो हम लेंगे नहीं डिस्टेंस में, तो इसलिए हम प्लस और रूट ये जो अथी हो गया उसका 5, यानी कि मेरा ये आ गया 5। अब हमको निकालना है सारा, तो हम निकाल लेंगे। तो सारा निकालना तो सबसे पहले हमको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास दिया हुआ है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5। और अगर हम यहाँ पे लिख भी दें तो क्या हो जाएगा, जैसे थीटा के लिए निकालना है सारा तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे हाइपोटेनस तो रह जाएगा बेस हो जाएगा 12 और हो जाएगा परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया 5। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मेरे पास है 13। अब इसी तरह से कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा मेरे पास 12, हाइपोटेनस हो जाएगा 13, सिंपल। tan उसी तरह से tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास है 5, बेस है मेरे पास 12। उसी तरह से अगर हमको कॉस सेक साइन का उल्टा अगर हमको निकालना होगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनस उल्टा मतलब यही हुआ ना, जो नीचे है वो ऊपर हुआ, तो हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस मेरे पास कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5। उसी तरह से सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा होता है कॉस को अपोजिट, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनस हो जाएगा 13, बेस कितना हो जाएगा 12। और फिर निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट होता है tan का अपोजिट, तो tan का अपोजिट यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस मेरे पास है 12, परपेंडिकुलर 5। अगर देखो परपेंडिकुलर मतलब होता है आधार, सॉरी परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, बेस मतलब होता है आधार, और हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। ये सब बेसिक चीज़ है, मतलब हिंदी में अगर कोई देख रहे हो तो इसीलिए H जो डिनोट करते हैं वो कर्ण को करते हैं, बेस करते हैं आधार को, आप ही करते हैं लंब को। और अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब त्रिकोणमिति का फार्मूला लगेगा, मतलब वो जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना वो, जैसे देखो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एंगल बी दोनों 90 डिग्री, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा है, ओके। यानी कि जब भी हम परपेंडिकुलर एक सपोज करो, जैसे देखो अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें जो कि 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये दोनों एंगल होगा, ये दोनों छोटा ही होगा मतलब अथी से 90 डिग्री से, ओके। इसीलिए एक्यूट एंगल दिया, एक्यूट एंगल यानी कि ये दोनों और ये दोनों दिया हुआ है, यानी अगर ये है और ये बी है तो इसको मान लेते हैं सी, ओके। दोनों ए और बी एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल तो यही दोनों हो सकता है ना, ये तो राइट एंगल है, तो इसीलिए ये डिनोशन के नोटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है लाइन, सच डेट कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखो अगर हम यहाँ से निकालें तो जैसे देखो कॉस ए, सपोज करो हम कॉस ए लिख रहे हैं, तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा ए के क्रॉस परपेंडिकुलर, तो ए के क्रॉस परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये BC होगा ना, ए के क्रॉस परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, तो BC है डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी AB होगा ना। अब उसी तरह से निकालना है कॉस B, तो कॉस B, तो B के क्रॉस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC, और हाइपोटेनस तो AB ही रहेगा। ये जो एंगल के क्रॉस निकालना होता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ये समझ में आएगा तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री आसान है, ओके। अब दोनों को हमको बराबर करना है। देखो अब दिया हुआ है क्या, cos A इक्वल टू cos B, तो यहाँ से दिया हुआ है BC डिवाइड बाई AB इक्वल टू
ए सी डिवाइड बाई ए बी। ओके, अब देखो ये नीचे से नीचे कटेगा, अगर तुमको पता हो तो ये नीचे से नीचे कट जाएगा, ये दोनों खत्म। और अगर नहीं पता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। जैसे अगर हमको सपोज करो हमको नहीं पता तो हम नहीं काट रहे हैं, तो हम यहाँ से कर लेंगे बी सी इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है। तो ए बी इक्वल टू ए सी इंटू ए बी। अब तो पता होगा ना कि ये कटेगा। ओके, अब ये कट गया। अब तो मेरे पास बचा क्या, बी सी इक्वल टू ए सी, यानी कि ये जो साइड है बी सी और ये जो साइड है ए सी, ये दोनों इक्वल है। अब देखो, अब एक कंसेप्ट होता है, अगर दो साइड बराबर हो, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो तो उसका जो अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो दोनों बराबर होता है। अगर सपोज करो ये दोनों साइड एक ट्रायंगल में बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल ये हो गया और इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, तो ये दोनों भी हमेशा इक्वल ही होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर दो साइड बराबर हो तो। देखो यहाँ पे दो साइड हमको इक्वल निकल गया ना, तो जब दो साइड इक्वल निकल गया तो हमको ये एंगल, देखो इसके अपोजिट ये एंगल है बी और इसके अपोजिट एंगल है ए, तो ये दोनों क्या हुआ, इक्वल। यानी कि इसलिए सो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया ना। अब चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें दिया हुआ है कॉट, ये इसमें पहला क्वेश्चन है और ये इसमें दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8। ओके, अब देखो अगर हमको जैसे हमको दिया हुआ है थीटा के फॉर्म में और हमको निकालना भी सारा कुछ थीटा के फॉर्म में भी है, तो हम ट्रायंगल का नहीं भी बना सकते हैं, हम डायरेक्ट हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमको दिया हुआ, ये देखो थीटा में दिया हुआ है और सारा जो मेरा हमको जो निकालना है उसमें सारा में थीटा ही निकालना है, तो हम ट्रायंगल नहीं भी बना सकते हैं मेरा मान। तो यहाँ से अगर हम कॉट थीटा को अगर हम कंपेयर करें तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, यानी कि ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हम बेस इक्वल टू लिख सकते हैं 7 और परपेंडिकुलर इक्वल टू लिख सकते हैं 8। देखो ये जो 7 और 8 ये लिखना पूरी तरह से एक्चुअल करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में बात किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम एक्चुअल में लिखेंगे तो यहाँ पे x आएगा 7x और यहाँ पे 8x आएगा, बट अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सारा जो भी ट्रिग्नोमेट्री है वो रेशियो के फॉर्म में ही चलता है, इसलिए हर जगह पे x कट जाता है, इसीलिए हम x को लिखते ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। अब हमको निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फार्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट अंडर। तो रूट अंडर बेस का स्क्वायर 7, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 49 प्लस 64, ये हो जाएगा रूट अंडर 13 6 4 10 11, यानी कि रूट अंडर 113। तो यहाँ से मेरा हाइपोटेनस निकल गया। अब हमको सॉल्व करना है, तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम मेरे पास क्या है 8, हाइपोटेनस हम अभी निकालें रूट अंडर 113। उसी तरह से कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस मेरे पास हो जाएगा 7, हाइपोटेनस हम अभी निकाल लें। अब हम इसको इस फॉर्म में निकाल, अगर हम इसको पहला सॉल्व कर रहे हैं तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़े हुए तो ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस वाले फार्मूला का यूज करके इसको बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो हमको बनाना है लॉन्ग मेथड से, तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 प्लस
साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास आ गया 8/√113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 8/√113 डिवाइड बाई 1 प्लस 7/√13 7/√113। उसी तरह से 1 माइनस 7/√113। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस पर हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, बट हम बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम इस दोनों का 113 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा, इसको बटा में 1 है तो ये हो जाएगा √113 प्लस 8, ये हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा, अगर हम इसका लें तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा √113 और हो जाएगा ये √113 माइनस 8 डिवाइड बाई, इसमें भी √113 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से हो जाएगा √113 प्लस 7 और ये हो जाएगा, इसमें भी √113 आ जाएगा एलसीएम। कह दो इधर 1 है तो 1 और √113 का एलसीएम तो 113 ही आएगा ना, इसमें 113 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट से और ये हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा √113, ये रूट है ऊपर अथी हो गया माइनस 7। ओके, अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ऊपर का और नीचे का अलग अलग कर लेते हैं, तो √113 प्लस 8 इंटू √113 माइनस 8 डिवाइड बाई, ये देखो √113 और √113 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √113 और √113 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे भी उसी तरह से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √113 प्लस 7 √113 माइनस 7 अब बटा में 113। अब देखो ये नीचे नीचे कट जाएगा ना, अब जिसको नहीं पता उसको लिए बता देते हैं, जैसे a बटा b बटा c बटा d। तो देखो b जो होता है वो d के साथ कट जाता है और a जो होता है वो c के साथ कट जाता है, क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा सबसे ऊपर, यानी अगर हम इसको काटते नहीं और ऐसे ही लिखते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू डी डिवाइड बाई b इंटू सी, इस तरह से। तो इसको भी सोचोगे तो बन जाएगा। ओके, तो अब ऊपर में बच गया √113 प्लस 8 है √113 माइनस 8। तो देखो इसका जो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का फॉर्म कर रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए स्क्वायर यानी कि √113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 64 बी मतलब 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई उसी तरह से a प्लस बी और a माइनस बी। देखो a को हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी हो गया, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a माइनस बी हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इसको भी सेम उसी तरह से लिख देंगे √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हम 49 लिख सकते हैं। देखो √113 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा ना, क्योंकि ये देखो ये रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, रूट का वैल्यू होता है 1/2 इंटू 2, तो 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा, तो ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा यानी कि 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 माइनस 49। तो देखो ऊपर में बचेगा 113 में 64 घटाएं तो ऊपर में बचेगा 49
और 113 माइनस 49 कर तो नीचे में बचेगा 64। ओके, तो ये मेरा हो गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले देखो कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है। कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा, कॉट थीटा का फार्मूला कितना होता है, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर का। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो बेस मेरे पास कितना है, बेस है मेरे पास 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8। अब इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 50, 8 का स्क्वायर 64, ये मेरा कॉट स्क्वायर निकलेगा। देखो दोनों सेम ही है ना, अगर फॉर्मूला से निकालते ना तो ये दोनों इस वाले इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है उसको हम कॉट स्क्वायर के फॉर्म में बदल सकते थे अगर इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है कि 3 cot a बराबर 4, चेक वेदर इतना और नॉट, मतलब ये दोनों इक्वल होगा या नहीं ये हमको निकालना है, जबकि दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 3 cot a इक्वल टू 4 कितना होगा, 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब हम cot a यानी कि cot a का फॉर्मूला होता है बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी यहाँ से हमको निकला क्या, बेस इक्वल टू निकल गया 3 4 और परपेंडिकुलर मेरा निकल गया 3। अब देखो हमको जो निकालना है उसमें भी हमको ए सब में ए ही है, तो इसलिए हम ट्रायंगल नहीं भी बना सकते हैं, फिर भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो हम ट्रायंगल नहीं बनाते हैं, यहाँ से हमको निकालना है बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब हमको हाइपोटेनस निकालना था। हाइपोटेनस का फार्मूला होता है रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये अभी ट्रिपलेट याद होगा कि 3 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है, तो 3 4 है तो इसका हाइपोटेनस ऑब्वियस सी बात है 5 आएगा, तो लेकिन हम फार्मूला से निकाल लेते हैं। ओके, तो बेस मेरे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 16 प्लस 9 रूट अंडर 25। तो इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये मेरा 5 आ गया, क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया। तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमको निकालना है tan स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। सबका पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम सबका वैल्यू निकालने जाएंगे तो tan a का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, बेस मेरे पास 4 है, 3/4। अब निकालना है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए हो जाता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो बेस मेरे पास है 4, हाइपोटेनस है 5। फिर हमको साइन ए निकालना है, साइन ए, तो साइन ए हो जाता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यानी लंब डिवाइड बाई हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास 3 और हाइपोटेनस हो जाएगा मेरे पास 5। अब हमको सारा वैल्यू निकल के, अब हम देखो इसमें जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। जैसे देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड इधर रहता है ना, तो इधर ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड, तो यानी LHS। और ये राइट हैंड साइड की तरफ है ना, राइट हैंड साइड इधर ही होता है ना, इस तरफ अपना बॉडी से कंपेयर करो तो राइट हैंड साइड इस तरफ होता है, तो इस तरफ वाले को बोलते हैं LHS। तो ये अगर हम LHS से चलें लेफ्ट हैंड साइड से LHS, तो LHS में क्या दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस tan का वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से तो 1
माइनस 3 3 9 4 16 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 मेरा हो जाएगा ऊपर में एलसीएम, और ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस वाले पोर्शन को, तो ये हो जाएगा 16 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बेसिक सा एलसीएम। यहाँ पे भी 16 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ये मेरा हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7 डिवाइड बाई 16, 16 प्लस 9 यानी कि 25 डिवाइड बाई 16। अभी देखो, अभी हम बताए थे ना ए बी वाला, जैसे इस तरह से अगर ए बट्टा बी बट्टा सी बट्टा डी रहता है तो इसको लिखते हैं ए और डी और बी और सी। तो देखो ये पोर्शन से कट जाता है, तो ये देखो ये 16 और 16 कट जाएगा, इसको हम लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 25। ओके, अब देखो, अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस का वैल्यू कितना आया था मेरे पास 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू आया था 3/5 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 16 डिवाइड बाई 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25। अगर हम इसको एलसीएम लेना चाहें तो 25 हो जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ये मेरा हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 25। देखो ये मेरा क्या था आर एच एस, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला था ना, इसको हम आर एच एस लिखना भूल गए थे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, तो लेफ्ट हैंड साइड में आर एच एस है, तो आर एच एस मेरा कितना आया और एल एच एस मेरा कितना, यानी एल एच एस और आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इक्वल है ना। तो जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, मतलब ये सही हुआ है ना, दोनों तरफ अगर सेम आ गया तो इसका मतलब सही है, यानी इट इज प्रूव्ड राइट। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9, इन ए ट्रायंगल ए बी से राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू इतना देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। देखो अभी इसमें दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। ओके, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें जो ये एंगल बी है वो 90 डिग्री है, यानी ये हो जाएगा मेरा एंगल बी, तो ये होगा एक, ये होगा एक ये होगा, एक सी होगा। किसी एक को एक ए मानेंगे तो किसी एक को सी मानेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3। अब tan a का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी, ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बी सी, तो इसके लिए हमको ये हो जाएगा 1 और इसके लिए बेस हो जाएगा वो ए बी, तो ये हो जाएगा √3। अब हमको निकालना है ए सी, तो ए सी सबसे लंबी हो जाएगी, यानी कि कर्ण है, तो ए सी स्क्वायर नहीं लिखते हम, डायरेक्ट फार्मूला ही लिखते हैं। ओके, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा √ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 1, यानी कि √3 प्लस 1 यानी √4 यानी कि 2, यानी कि इसका जो वैल्यू आया वो ए सी का वो सॉरी √2 नहीं, सिर्फ इसका वैल्यू आ गया 2। तो अब हमको इस हिसाब से निकालना है। ओके, तो इसके लिए अब हमको ये साइन ए कॉस इस सब का वैल्यू हम लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगा। तो साइन ए
साइन ए कितना हो जाएगा, ए के क्रॉस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और बेस हो जाएगा √3। उसी तरह से साइन सी, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, √3। यार सॉरी 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 सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास ए के लिए 1, हाइपोटेनस हो जाएगा 2। उसी तरह से कॉस ए, तो कॉस हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा, ए के लिए बेस हो जाएगा √3 और ए सी हो जाएगा 2। उसी तरह से निकालना है साइन सी, तो साइन सी के लिए हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा √3, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो फार्मूला होता है, तो सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस हो जाएगा 2। उसी तरह से कॉस सी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो बेस सी के लिए बेस हो जाएगा 1, हाइपोटेनस हो जाएगा 2। अब हम इसको फार्मूला में पुट, अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें पुट करेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए के कितना वैल्यू आया है, 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना है, कॉस सी का 1/2 प्लस कॉस ए का कितना वैल्यू आया, कॉस ए का वैल्यू √3/2। साइन सी का वैल्यू कितना आया है, √3 डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3/4। इसको अगर हम 4 LCM ले लेंगे तो हो जाएगा इधर 1 प्लस √3। तो ये मेरा पहला का आंसर हो गया। अब उसी तरह से सेकंड वाले को लिखना। सेकंड में क्या कह रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का कितना वैल्यू है, कॉस ए √3/2 इंटू कॉस सी का कितना वैल्यू है 1/2, साइन ए का कितना वैल्यू है माइनस, तो ये हो जाएगा 1/2। और साइन सी का कितना वैल्यू है, साइन सी का वैल्यू देख लेते हैं √3/। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √3 ऊपर मल्टीप्लीकेशन माइनस ये हो जाएगा 4 और ये ऊपर में हो जाएगा √3। अब ये दोनों प्लस माइनस इक्वल है, दोनों तो कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि ए का आंसर हो जाएगा 1 + √3/4 और जो सेकेंड है उसका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। देखो PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके, PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें जो ये राइट एंगल है वो Q है, तो इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम R मान लेते हैं, PQR। अब इसमें दिया हुआ है कि PQ = 5 है, तो ये तो मेरा 5 है, और ये देखा PR = PR प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है PR प्लस QR = 25।
अब देखो अगर पी आर और क्यू आर दोनों का वैल्यू 25 है, तो अगर हम सपोज करो अगर हम इसको एक्स मान लें, यानी कि हम क्यू आर को एक्स मान लिए, यहाँ लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, यानी कि 25 माइनस एक्स। पी आर हो गया 25 माइनस एक्स। अब हम इसको पाइथागोरस से सॉल्व कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि पी आर का जो स्क्वायर है वो पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी आर क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो पी आर का स्क्वायर मेरे पास क्या है, देखो पी आर का स्क्वायर है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू तो दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू हमको एक्स माने हैं तो एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को अगर हम इधर ले आएंगे, ओके अभी रहने देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 तो ना 50 एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ और जो भी नॉन कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 625, सॉरी ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको हम उस तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स, और ये इधर वाला इधर आएगा, ये एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे बचा 25 और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 625। हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो बचा वो बचा माइनस 50 एक्स इक्वल टू, और इसमें से बचा माइनस 600। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 600। अब एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 600 डिवाइड बाई माइनस 50, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 बचे 60, यानी एक्स इक्वल टू आ गया कितना 12, यानी कि इसका जो एक साइड है वो एक्स है तो ये हो जाएगा 12, और ये था 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स इक्वल टू 25 माइनस 13, 12 तो इक्वल टू 13। अब हमको सारा भुजा पता हो गया ना। अब हम निकाल सकते हैं डिटरमाइन वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो अगर हम साइन पी निकालें तो देखो साइन पी यानी पी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया, अब तक क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर हमेशा उसके अपोजिट वाला होता है, जो उससे लगा हुआ भुजा होता है वो बेस होता है, और जो सबसे लंबी भुजा होती है वो हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 12, हाइपोटेनस क्या है 13। अब देखो और उसी तरह से क्या निकालना है कॉस पी, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा 5, पी के लिए बेस 5, हाइपोटेनस 13। उसी तरह से निकालना है टेन पी, तो टेन पी हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, बेस हो जाएगा 5। ओके सारा निकल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ये इसमें जो ये 5 जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमको बताना है, और इसमें क्यों फॉल्स है और क्यों ट्रू है इसका भी जस्टिफाई देना है।
सबसे पहले दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो ये क्या कह रहा है कि tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। तो सबसे पहले देखो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, सपोज कर लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक कोई एक ट्रिपलेट ले लेते हैं। तो हम 13 5 और 13 12 5 हम एक ट्रिपलेट ले लेते हैं। ओके, तो ए बी और सी इसको नेमिंग दे देते हैं। ओके, अब देखो, अब अगर हम इसमें tan a निकालें तो tan a मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि 5 a के लिए परपेंडिकुलर BC होगा ना, अब बाई 12। तो a के लिए परपेंडिकुलर BC होगा और बेस होगा AC। तो ये मेरा हो गया। तो इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/12 डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो यानी इसका वैल्यू 1 से कम होगा। यानी ये तो देखो tan एक ऑलवेज लेस देन 1, तो ये इस कंडीशन में तो ये सेटिस्फाई कर गया कि हाँ इसका वैल्यू लेस देन 1 है। लेकिन अगर हम इसी कंडीशन में अगर हम निकाल लें tan b, तो tan b मेरा क्या हो जाएगा, अगर हम tan b के लिए निकालें तो b के लिए तो परपेंडिकुलर AC हो जाएगा, AC डिवाइड बाई BC। तो AC का वैल्यू मेरे पास क्या है 12 और BC का वैल्यू है 5। अगर हम इस इक्वेशन में देखो तो ये तो देखो 5 2 10 यानी 2.4, इसका अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा 2 पॉइंट, इसका जो वैल्यू आएगा वो 2.4 आएगा। तो ये 2.4 तो ऑलवेज 1 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि देखो कुछ कंडीशन में 1 से कम आया और कुछ कंडीशन में 1 से ज़्यादा आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये फॉल्स है। क्योंकि अभी एक कंडीशन में तो ये कम आया, एक कंडीशन में ही ज़्यादा आया, इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका पहला का सोल्यूशन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखो सेक का वैल्यू 12/5 हो सकता है क्या किसी वैल्यू ए के लिए। तो देखो सेक ए इक्वल टू दिया हुआ है 12/5, ये होता है हाइपोटेनस और ये होता है बेस। सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। तो हाइपोटेनस हमेशा लंबी भुजा होती है। ओके, बेस उससे कुछ छोटा हो सकता है, और परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस से हमेशा छोटा होता है। तो देखो ये हाइपोटेनस बड़ा है, परपेंडिकुलर बेस है जो छोटा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, और पॉसिबल हो ही सकता है किसी न किसी वैल्यू के लिए आकर ये ट्रू हो सकता है, इसीलिए ये हमेशा ट्रू होगा। ओके, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा है तो दिया हुआ ये बड़ा, तो हाइपोटेनस बड़ा होता है और बेस छोटा होता है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉसिबल हो ही सकता है। अगर क्योंकि हम अगर हम यहाँ से अगर हम निकालना चाहे, अगर हम परपेंडिकुलर निकालना चाहिए तो परपेंडिकुलर टू 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। और जब परपेंडिकुलर निकल ही जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो सॉल्व भी हो जाएगा। इसीलिए जो ये स्टेटमेंट सेकेंड नंबर है ये क्या है, ट्रू है। ओके, तो अब चलते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 3 के लिए। तो 3 में क्या कह रहा है कि cos A इज अ ऑब्जर्व एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द क्वोशेंट ऑफ एंगल A। देखो क्वोशेंट, कॉस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब क्वोशेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कॉस होता है, तो ये तो ट्रू ही है। क्वोशेंट का जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं वो क्वोशेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉस लिखते हैं। ओके, ये ट्रू है। तो cot A इज ए प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड cot A। देखो cot A इज ए प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A नहीं, ये देखो ये जो cot A या sin A, जैसे सपोज करो ये साइन है, तो ये दोनों प्रोडक्ट थोड़ी नहीं, ये तो उसका एंगल के क्रॉस साइन का वैल्यू पूछ रहा है। ये तो कॉट है, ए के क्रॉस कॉस का वैल्यू पूछ रहा है, ये प्रोडक्ट थोड़ी नहीं होता है। इसलिए कहाँ ए का कोई वैल्यू थोड़ी होता है, कॉट का कोई वैल्यू थोड़ी होता है, इसलिए ये हमेशा फॉल्स है, ये फॉल्स है। ओके, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। देखो साइन थीटा इक्वल टू 4/3
3। अब देखो 4/3 यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब इसमें देखो देखो ये जो परपेंडिकुलर है ये 4 है, या हाइपोटेनस है जो 3 है, जबकि हाइपोटेनस सबसे लंबी भुजा होती है। इसमें देखो परपेंडिकुलर को ही लंबा बना दिया, हाइपोटेनस को ही छोटा कर दिया। क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, तो ये तो बड़ा तो है नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है। जबकि देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 था, से के बराबर, इसमें देखो इसमें जो हाइपोटेनस था वो बड़ा था बेस से, और इसमें क्या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया। ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1, इसका सारा सॉल्यूशन। तो ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।